स्वागत है आपका डेल्टा साइंस क्लासेस में। थंबनेल देख करके तो पता चल गया होगा आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम लोग नया टॉपिक लेकर के आए हैं केमिस्ट्री का। वो भी कौन सा केमिस्ट्री का? फिजिकल केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक। तो आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक लेके आए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग करने क्या वाले। देखिए, केमिकल काइनेटिक्स में एक्चुअली हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में सीखने वाले हैं। किसके बारे में? रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। अब बताइए, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि बहुत सारा रिएक्शन होता है। कोई रिएक्शन स्लो होता है, कोई फास्ट होता है, कोई मॉडरेट रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग सीखेंगे केमिकल काइनेटिक्स यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे कि कोई भी रिएक्शन कितना फास्ट हो जा रहा है, कितना कम टाइम में हो रहा है, कितना ज्यादा टाइम लगा रहा है, और कितना मॉडरेट टाइम, मतलब न ज्यादा न कम। उस पे क्या होता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है ना। और ये सब बातें हम इस केमिकल काइनेटिक्स में करने वाले हैं। तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें आप लोगों को सीखने का मिलेगा। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन के लिए और आपके बोर्ड के लिए भी। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, केमिकल काइनेटिक्स। तो समझ में आएगा केमिकल काइनेटिक्स में क्या सीखेंगे। केमिकल काइनेटिक्स में सीखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन, जो भी रिएक्शन होगा वो कितना टाइम लेता है, कितना ज्यादा, कितना कम और कितना मॉडरेट में लेता है, वही सब आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हेडिंग क्या है, केमिकल काइनेटिक्स। ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। तो जब से देख लीजिए, क्या ये ब्रांच है किसका, फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, बात करने वाले किसके बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। किसके बारे में बात करने वाले, रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद जो ये रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन पर कौन सा फैक्टर है जो इफेक्ट करेगा और कौन सा नहीं करेगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और रिएक्शन का मैकेनिज्म देखने वाले हैं। वो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसका मैकेनिज्म क्या है, मतलब वो कैसे हुआ, कितना टाइम लगा, क्यों हुआ ऐसा, उसके बारे में हम लोग भी सीखने वाले हैं। ठीक है, तो तीन है इसका जिसमें हम लोग ज्यादा स्टडी करने वाले, रेट ऑफ रिएक्शन और फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। जो रिएक्शन होगा उस पे कौन सा फैक्टर उस रिएक्शन को अफेक्ट करेगा और कौन सा नहीं करेगा, वो हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, उस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में उसका मैकेनिज्म सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे जो है ये तीन टाइप का होता है। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन बात करें, जैसे मान लीजिए रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है कि हम जो बात करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रहा है, उसमें टाइम कम लग रहा है, तो वो जो रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा वो कहलाएगा क्या, वेरी फास्ट। अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जो बहुत टाइम लगा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, वेरी स्लो। और कोई ऐसा कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें ना ज्यादा टाइम लग रहा है ना कम टाइम लग रहा है, एवरेज लग रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ये मॉडरेट है। ठीक है, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे तीन टाइप के पढ़ते हैं। मान लीजिए पहला क्या है, वेरी स्लो। अब एग्जांपल के लिए बता देते हैं, जो आयरन पे रस्टिंग होता है, मतलब आयरन पर जो जंग लगना प्रोसेस होता है वो क्या होता है, वेरी स्लो होता है। तो एग्जांपल से याद रखिएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना। अभी बताओ कि अगर लोहा पे जंग लगता है तो क्या आप ऐसे देख लेते हो 2 मिनट में कि जंग लग गया? नहीं ना, क्या होता है, बहुत लंबा टाइम लगता है उसको कोरोजन, मतलब वो होने में, जंग लगने में। बस समझ में आ रहा है ना। तो वो जो टाइम लगेगा उसमें कितना टाइम लगेगा, बहुत लॉन्ग टाइम, तो हम उस रिएक्शन को बोलेंगे क्या है, ये वेरी स्लो रिएक्शन है। याद रहेगा, रस्टिंग ऑफ आयरन और लोहे पे जंग लगना क्या है, वेरी स्लो रिएक्शन। अब देखिए दूसरा है मॉडरेट रिएक्शन। क्या है मॉडरेट? मॉडरेट में एग्जांपल याद रखिएगा, जितना कोवेलेंट रिएक्शन है, जितना कोवेलेंट रिएक्शन है, कोवेलेंट रिएक्शन मतलब कोवेलेंट बॉन्ड का रिएक्शन जो कहलाएगा वो सब क्या कहलाएगा, मॉडरेट में। ना ज्यादा टाइम लगेगा कम टाइम लगेगा। जैसे कोवेलेंट में, जैसे मान लीजिए मीथेन और इथेन, ये सब है कि कोवेलेंट बॉन्ड है, वो सब टूट के मिल करके जो भी बॉन्ड बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, ये मॉडरेट रिएक्शन है। ना उसमें ज्यादा टाइम लगेगा ना उसमें कम टाइम लगेगा। बात समझ में आ रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड से बना हुआ जो भी मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, वो आपस में मिलेगा, रिएक्शन करेगा, तो उसमें क्या होगा, टाइम न ज्यादा लगेगा ना कम लगेगा, मॉडरेट रहेगा। तो याद रखिएगा मॉडरेट रिएक्शन। देखिए अगला क्या है, वेरी फास्ट रिएक्शन। वैसा रिएक्शन जो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में खत्म हो जाए
उसको क्या बोलेंगे, वेरी फास्ट रिएक्शन। देखिए इसमें कितना टाइम लगता है, लगभग 10 के पावर माइनस 6 सेकेंड में ये खत्म हो जाता है। मतलब ऐसे बोल सकते हैं 1 माइक्रो सेकेंड लगता है। क्या लगता है, 1 माइक्रो सेकेंड में वेरी फास्ट रिएक्शन खत्म हो जाता है। तो इसका एग्जांपल याद रखिएगा, जो एसिड बेस का रिएक्शन होता है ना, किसका, एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, वो बहुत फास्ट से होता है। एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है बहुत फास्ट से होता है। एसिड बेस तो पता होगा, है ना, तो याद रखिएगा। किसके बेसिस पे बात कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे रिएक्शन कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। वेरी स्लो में रस्टिंग ऑफ आयरन, मॉडरेट में जितना कोवैलेंट रिएक्शन होगा उसकी बात करेंगे, वेरी फास्ट में क्या होगा, हम एसिड और बेस का रिएक्शन की बात करेंगे। ठीक है, चलिए हम आप लोग देखते हैं क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली में होता क्या है। इट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ 1 मोल। 1 मोल को चेंज होने में किसका, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का जितना टाइम लगता है, और वो टाइम क्या कहलाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में, जैसे देख लीजिए ये डेल एक्स क्या है, कंसेंट्रेशन, और ये डेल टी क्या है, टाइम है। अब कंसेंट्रेशन को हम बोलते हैं क्या, मोल पर लीटर। कंसेंट्रेशन को क्या बोलते हैं, मोल पर लीटर। ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, 1 मोल डिवाइडेड बाय लीटर, है ना, 1 लीटर की बात कर रहे हैं। तो कंसेंट्रेशन को किसमें कंसीडर करना है, मोल पर लीटर में, और टाइम को सेकेंड में। तो बताओ यूनिट ऑफ आर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और ये किसके लिए है, जब हम लीटर लेंगे तो लिक्विड की बात करेंगे ना, लिक्विड की बात करेंगे। अगर ये यही बात अगर हम गैस की बात करते तो क्या होता है, एटम पर सेकेंड। किसके लिए, आर अगर हम गैस की बात करते तो एटम पर सेकेंड होता है, और लिक्विड की बात करें तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये वाला याद रखिएगा, है ना, काम आएगा आगे। अब देखिए, अब जो रेट ऑफ रिएक्शन भी है बहुत टाइप का होता है। एक हम एवरेज की बात करेंगे और एक हम इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे, है ना। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसमें एवरेज टाइम कितना लग रहा है उसकी बात करेंगे। ठीक है, चलिए देख लीजिए, मान लीजिए कोई रिएक्शन है 2x + 3y = z है। अब पता होगा इधर वालों क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, इधर वालों क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। अगर हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो क्या करते हैं, देख लीजिए। अब बताइए, एक चीज बताइए, रिएक्टेंट घटेगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। अरे समझ में ना, इधर वाला घटेगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। तो जब घटेगा तो देखिए हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, इसका जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इसको क्या बोलते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो -1/2, माइनस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि रिएक्टेंट घटेगा तभी प्रोडक्ट बनेगा, तो घटने वाला को क्या लिखेंगे, माइनस में। अब एवरेज में डेल एक्स और डेल टी लगा देंगे, यही तो है रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये सब बराबर होगा, जैसे देख लीजिए -1/3 डेल वाई बाई डेल टी, और बराबर में। अब बताओ इधर बढ़ रहा है ना, तो बढ़ेगा तो हम क्या लेंगे, साइन, प्लस साइन लेंगे। अब कोएफिशिएंट तो कुछ है नहीं, तो +1/1 करके डेल जेड बाई डेल टी कर लो। ये क्या कहलाएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। चलिए एक और हम करा देते हैं, जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लीजिए 2x है प्लस 9y है, बराबर में यहाँ पर z बन रहा है। मान लीजिए अगर हमको बोला गया क्या, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, तो क्या करोगे। अब देखो ये कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, तो इधर वाला तो घटेगा इधर वाला बढ़ेगा, तो कोएफिशिएंट को क्या करना, 1/2 मतलब 2 से डिवाइड कर देना, जितना कोएफिशिएंट 1 में कर देना, और डेल एक्स बाई क्या कर देना, डेल टी। अब देखो ये भी तो रिएक्टेंट में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1/9 डेल वाई बाई डेल टी। अब बराबर देखो ये प्लस है तो +1/1 डेल जेड बाई डेल जेड बाई डेल टी। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, ये समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इधर वाले को हम बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। डिसअपीयरेंस का मतलब होता है इधर से खत्म होना, है ना, रिएक्टेंट खत्म होगा तभी प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा याद रखिएगा, अगर हम इसकी बात करें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अब देखिए ये घटेगा ना, तो यहां पर क्या करना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अगर करना है तो डायरेक्ट आप क्या करना, डेल एक्स बाय डेल टी मॉड लगा करके लिख लेना। अपीयरेंस हो या डिसअपीयरेंस है तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसका है, ऑफ एक्स का।
हम x की बात कर रहे हैं कि x कितना घट रहा है, तो डेल एक्स बाई डेल टी करेंगे। अगर वहीं पे हम बात करते क्या, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ y, देखो इसको कैसे पढ़ना, आरओडी को, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ y, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए, सीधा लिख देना क्या, बराबर में डेल y बाई डेल टी। यहां पर कोफिशिएंट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आ गया। एक तीसरा और क्या, रेट ऑफ अपीयरेंस होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब जुड़ रहा है, इधर ये डिसअपियर हो रहा है तो इधर क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है, इधर से टूट के इधर जुड़ रहा है, तो इधर वाले को बोलेंगे क्या, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ जेड, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, डेल जेड बाय डेल टी। बात समझ में आ रहा है, इसको आप अच्छे से नोट कर लो, है ना। ये सारा थ्योरी आप एक नोट्स बनाओगे ना, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से पूरा क्लियर हो जाएगा कि हम ये यूनिट कैसे समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। आपके पास नोट्स होना जरूरी है ना। तो आप क्या करो, इसको पहले नोट कर लो बढ़िया से, उसके बाद हम इसके बात करते हैं। जल्दी नोट करो इसको। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आ गया। चलिए हम अगला बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। देखिए ये क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हम किसको बोलेंगे, जो केमिकल रिएक्शन हम किसी इंस्टेंट पे बात करेंगे, है ना, या किसी पार्टिकुलर टाइम पे बात करेंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या रेट ऑफ chemical reaction, rate of chemical reaction at a particular moment of time, moment of time, उसी को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आ गया क्या बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है कि हम किसी पार्टिकुलर टाइम पे बात कर रहे हैं कि उस समय रेट ऑफ रिएक्शन का रेट बताओ क्या है, कोई केमिकल रिएक्शन चल रहा है किसी पार्टिकुलर टाइम पे बताओ उसका रेट क्या है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एग्जांपल के लिए देख लीजिए, अगर ये 3x है, ये 5y है, अगर यहां से 6z बना हुआ है मान लेते हैं, तो अगर यहां पर हमको लिखना पड़े क्या, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए कैसे लिखते हैं, आपको पता है। अब वहां पे क्या था, एवरेज में डेल्टा का यूज करते हैं, यहाँ पर बहुत छोटी सी बात करेंगे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे बात करेंगे, तो हम चेंज करेंगे इन्हें, किसी पर्टिकुलर टाइम मतलब छोटा सा टाइम होगा, या छोटा सा कोई इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखते हैं, 1/, देखो ये तो लिख ही रहता पहले भी, और यहाँ भी लिखेंगे और dx बाई dt कर देंगे। वहां भी यही काम करते, लेकिन यहाँ डेल्टा चेंज था, यहाँ पर क्या किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करें तो छोटा सा स्मॉल टाइम, स्मॉल ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/5 dy बाई dt, और ये बराबर में क्या हो जाएगा, 1/6 प्लस में डेल जेड डी, ये हो जाएगा। इसमें क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, किसी पर्टिकुलर टाइम पे बात करते हैं। तो ये समझ में आ गया। अब जो है, जो भी रेट ऑफ रिएक्शन है उस पे कौन सा फैक्टर इफेक्ट करता है, कौन सा नहीं करता है, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या चीज इफेक्ट करता है, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन चल रहा है ना, उस पर किस चीज का प्रभाव होगा, किस चीज का नहीं होगा, हम उसकी बात कर लेते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे देख लीजिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो केमिकल रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करता है। तो पहला देखिए, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब देखिए ये जो रिएक्टेंट है इधर का, ये कैसा है, होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब है कि कोई भी रिएक्टेंट सेम फेज में हो। सेम फेज का मतलब लिक्विड है तो लिक्विड, गैस है तो गैस, और सॉलिड है तो सॉलिड। तो उसी को क्या बोलेंगे, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अगर मान लीजिए इसका नेचर ऑफ रिएक्टेंट क्या है, होमोजीनियस, क्या है, होमोजीनियस है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर होमोजीनियस रेट ऑफ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, सॉरी, इसका नेचर, रिएक्टेंट का नेचर, नेचर का मतलब इधर जो भी रिएक्टेंट होगा वो कैसा होगा, एक ही फेज में, इन सिंगल फेज, इन सिंगल फेज। फेज का मतलब, अब मान लीजिए लिक्विड लिक्विड होगा, गैस गैस होगा, या सॉलिड सॉलिड होगा। इधर वाला सॉलिड हो या लिक्विड हो, पूरा एक ही फेज में हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस बोलेंगे। अगर होमोजीनियस होगा रिएक्टेंट का नेचर, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा।
अगर हेट्रोजीनियस हुआ तो, हेट्रोजीनियस हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, घट जाएगा। क्या होगा, घट जाएगा। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए x लिक्विड है और y सॉलिड है, यहाँ पे कुछ और बन रहा है, तो देखिए ये लिक्विड सॉलिड अलग अलग फेज हो गया, इसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस है, हेट्रोजीनियस है। अगर XL है या मान लेते गैस है और Y भी गैस है, तो इसको बोलेंगे होमोजीनियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, होमोजीनियस बात करेंगे। तो होमोजीनियस का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हाई होगा। बात समझ में आ रहा। अगला है क्या, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्शन। आप ही बताओ, आप रिएक्शन सॉलिड में ज्यादा अच्छे से करा सकते हो कि लिक्विड में कि गैस में। देखिए कोई भी रिएक्शन है ना गैस में जल्दी होगा। तो जो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट का, मान लीजिए कि इधर x प्लस वाई ये z बना रहा है, अगर इधर गैस ही गैस है तो उसका रिएक्शन जल्दी से हो जाएगा, मतलब बहुत फास्ट रिएक्शन होगा। तो हम ये भी बता रहे हैं कि फिजिकल स्टेट सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, उस पर भी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। बात समझ में आ गया। तो जो गैस होगा, अगर रिएक्टेंट गैस ही गैस है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन हाई होगा, और लिक्विड का गैस से कम होगा, और सॉलिड का सबसे कम होगा। तो फिजिकल स्टेट जो है किसका, गैस का क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, गैस का ज्यादा होगा, किससे, लिक्विड से, और उससे भी ज्यादा क्या होगा, सॉलिड से होगा। समझ में आ रहा, क्यों, क्योंकि आप ही बताओ ना, गैस है जल्दी आपस में कंबाइन कर लेगा, लेकिन सॉलिड उतना जल्दी, क्योंकि सॉलिड को आपको लिक्विड बनाना पड़ेगा और लिक्विड को फिर गैस बनाना पड़ेगा। इससे पहले क्या, गैस ऑलरेडी है, तो इसका रिएक्शन क्या होगा, जल्दी हो जाएगा। तो फिजिकल स्टेट पे भी डिपेंड करता है कौन सा, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। अगला क्या है, कैटलिस्ट। अब देखिए कैटलिस्ट क्या होता है, दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है ना। अब देखिए कैटलिस्ट आप लोग पढ़े होइएगा, क्या है कैटलिस्ट, क्या है, जस्ट हेल्प करता है रिएक्शन में, रिएक्शन के रेट को बढ़ाने का, मतलब कम टाइम में रिएक्शन बना करा देने का। और एक ऐसा होता है जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, मतलब जो 2 मिनट में होने वाला था 10 मिनट में होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कैटलिस्ट जो है दो प्रकार का होगा। एक होगा क्या, पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक होगा नेगेटिव कैटलिस्ट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा, और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देगा। बात समझ में आ रहा है। जैसे आपको कहीं जाना है, अगर आपको रास्ता पता नहीं है, अगर आप किसी से पूछिएगा, अगर वो बोलेगा आपको कि आप इधर से चले जाओ, अगर आपको गलत रास्ता बता दिया तो आपको जहां जाना था उसको जाने में क्या लगा, टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। समझ में आ रहा ना। तो जो आपको रास्ता बताया वो कैसा काम किया, कैटलिस्ट का काम किया, सिर्फ उसको रास्ता बताना था कि आप इधर से चले जाओ। अगर गलत रास्ता बता दिया तो क्या हो गया, आपका टाइम ज्यादा लग गया, तो उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव कैटलिस्ट बोलेंगे। लेकिन आपको जहां जाना था, कोई ऐसे इंसान से पूछे जो आपको सीधा बता दे कि यही है, आप जाओगे 2 मिनट लगेगा टाइम उधर, तो आपका डेस्टिनेशन क्या हो गया, पहले से कम टाइम में, तो हम इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो जो बताने वाला था आपके साथ रिएक्शन तो किया नहीं, लेकिन क्या कर दिया, आपको डायरेक्शन दे दिया कि इधर जाओगे तो आपका टाइम कम लगेगा, अगर गलत रास्ता बता दो टाइम ज्यादा लगेगा। तो कैटलिस्ट कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का। पॉजिटिव क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा, और नेगेटिव रेट ऑफ रिएक्शन को घटा देगा। तो क्या है, कैटलिस्ट में भी डिपेंड करता है। अब टेम्परेचर है, अगर जनरली क्या होता है कि अगर रिएक्टेंट है उसमें टेम्परेचर बढ़ा दोगे, रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर किसी का रिएक्शन करा रहा है नहीं हो रहा, ऐसे किसी को भगाना है सपोज, तो टेम्परेचर बढ़ा दो, इसे भाग जाएगा। मतलब क्या है, वो जो है उसको बोलते हैं क्या, रैंडमनेस बढ़ जाता है। क्या होता है, रैंडमनेस बढ़ जाता है एटम के बीच में, और वो रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जल्दी जल्दी करने लगता है, मतलब रिएक्शन जल्दी जल्दी करने लगता है। तो टेम्परेचर का भी क्या होता है, इफेक्ट होता है। एक ये भी है कि अगर 10 डिग्री सेल्सियस हम बढ़ाते, एवरी 10 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन या तो दुगुना हो जाएगा या तिगुना हो जाएगा। समझ में आ रहा है, टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। कंसंट्रेशन का, कंसंट्रेशन क्या, कंसंट्रेशन सिंपली क्या, अगर हम पहले थोड़ा सा रेक्टेंट लिए हुआ था, अब उसका कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब क्या है, ये डेल एक्स बढ़ाना, डेल एक्स बढ़ाएगा तो क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है।
ठीक है, तो ये सब क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग है रेट ऑफ रिएक्शन का। मतलब ये सब भी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, ये सब इतना है। ये समझ में आया। अगला क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन की बात करेंगे। रेट लॉ एक्सप्रेशन की बात करेंगे कि कितना ऑर्डर रिएक्शन होगा, कौन सा होगा, उसका हाफ लाइफ क्या होगा, फुल लाइफ क्या होगा, उसको बोलते फुल लाइफ को लाइफ टाइम बोलते हैं ना, तो वो सब हम रेट लॉ एक्सप्रेशन की बात करते हैं। देख लीजिए आप जानते होइएगा, जैसे मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, और यहां से सी है, यहां से डी है, ठीक है। अब बताइए लॉ ऑफ मास एक्शन जानते होइएगा, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन जानते होइएगा। लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या करते हैं, अगर हमको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता था क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देख लीजिए क्या, कंसेंट्रेशन ऑफ ए और इसका पावर क्या, ये स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कंसेंट्रेशन ऑफ बी, इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या, ये बी है। ये होता है क्या आपका लॉ ऑफ मास एक्शन, है ना। इसको दिया था गुलबर्ग और वेज, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ये मिटा दो, ये इसको नोट कर लो, फैक्टर्स अफेक्टिंग ये वाला नोट कर लो, ये भी नोट कर लो इधर का। इसके बाद हम इसको मिटाते हैं और फिर बनाते हैं। नोट कर लिया, चलो इसको मिटा रहे हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन याद रखिएगा, बहुत जरूरी है आपको न्यूमेरिकल के लिए, है ना। क्वेश्चन आपको इससे भी आ जाएगा आसानी से, है ना। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन को हमें डिराइव करते हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है अच्छे से। क्या है रेट लॉ एक्सप्रेशन, देख लीजिए ये ए है, ये बी है, यहां से प्रोडक्ट बन रहा है सी सी डी डी। हमको क्या करना है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, कंसेंट्रेशन ए और इसका कोएफिशिएंट स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये बी और ये बी, ठीक है। अब यहां से हम निकालेंगे क्या, ये रेट का ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो के लिखेंगे, और ये ए है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। ये क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन के द्वारा लिखा। बट एक्सपेरिमेंटली क्या पता चला, बट एक्सपेरिमेंटली क्या पता चला कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, इसके कोफिशिएंट पे, मतलब ये जो रिएक्टेंट है इसके कोफिशिएंट पे डिपेंड बिल्कुल नहीं करता है। ऐसे देख लीजिए, अगर इसी का हमको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो, एक्सपेरिमेंटली डाटा है, तो के ए का पावर अल्फा और बी का पावर क्या होगा, बीटा। अब बताओ यहां कहीं भी आपको लग रहा है कि इसका जो कोफिशिएंट उस पर डिपेंड करता है, ये कैसा डाटा है, एक्सपेरिमेंटली डाटा है, एक्सपेरिमेंटली डाटा है, कैसा है, एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। एक्सपेरिमेंटली कैसा पता चला कि इसके कोफिशिएंट पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा, कौन, रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या हुआ, हम इसकी अब लॉ ऑफ मास एक्शन नहीं लगाएंगे। यही क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन है, यही क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन है। क्या ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है। चलिए हम इसकी बात करते हैं। मान लीजिए ये R बराबर है, इसको क्या लिख सकते हैं, के ए अल्फा, ये बी, और यहां पे क्या लिख सकते हैं, बीटा, लिख लिए। चलिए अब क्या है, इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए यहां पे क्या कर सकते हैं हम इसको, कि अगर यूनिट हम किसका बात करें, आर ओ आर की यूनिट की बात करें, आर ओ आर की क्या करें, यूनिट की बात करें, तो क्या लिख सकते हैं, यूनिट ऑफ के, इसको रेट कांस्टेंट बोलते हैं या वेलोसिटी कांस्टेंट बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं इसको। ऐसे देख लो, के की बात करें तो हम के बराबर क्या लिख सकते हैं, के बराबर लिखना हो तो आर ओ आर, यहां से क्या आ जाएगा, अल्फा का ए का पावर अल्फा और बी का पावर बीटा। अब तो आर ओ आर क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन, उसका यूनिट क्या था, इसका यूनिट क्या था, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स था। अब इसकी बात करें तो इसका क्या हो जाएगा,
ये भी तो कंसेंट्रेशन है, तो इसका क्या हो जाएगा मोल पर लीटर का पावर अल्फा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मोल पर लीटर का पावर बीटा हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है 1 है। ठीक है, अगर हम के की बात करें तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अब देखो इस सब का बेस क्या है सेम है, तो ये बेस जुड़ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये मोल पर लीटर, ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ऊपर क्या था सेकेंड इनवर्स था। तो देखो अब ये बेस सेम है, यहाँ बेस सेम, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा मोल पर लीटर 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा और सेकेंड इनवर्स। ये किसका है के का यूनिट है, किसका है के का यूनिट है, क्या है के का यूनिट है। अगर बताओ अब क्या है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम क्या करते हैं n बराबर क्या मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, n बराबर क्या मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा मान लेते हैं। ठीक है, अब के क्या है, अब हम लिख लेते हैं क्या है, ये जो के है ये क्या है रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है या वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो अल्फा है क्या है रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, सॉरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, एक रेस्पेक्ट में अल्फा जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता रहा है, और बीटा क्या है सेम चीज है, ये जो बीटा क्या है सेम चीज, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी की बात करता है ना। अब ए क्या है, ए बी क्या है कंसंट्रेशन है, ए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। उसी तरह बी भी क्या है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, और ये क्या है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी की बात करता है। इतना समझ में आ गया, इसी को बोलते हैं क्या है ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है, इसको आप याद रखिएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का ऐसे बन जाएगा। अब क्या है एन क्या बताता है, एन बताता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ मतलब ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझ में आया, ये जो n यहाँ पे है, यहाँ पर जो n लिखेंगे वो क्या बताएगा ओवरऑल इस रिएक्शन का क्या है ऑर्डर क्या है। अल्फा तो बताता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, बीटा बताता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, और ए कंसंट्रेशन है बी कंसंट्रेशन है किसका रिएक्टेंट का। तो ये समझ में आ गया, इसको क्या कर लो आप नोट कर लो। समझ में आ गया। अब हम क्या निकाले थे, एक फॉर्मूला निकाले थे के का, के क्या है रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। तो आप देख लो थोड़ा सा, ये क्या आया था मोल पर लीटर 1 माइनस n और सेकेंड इनवर्स, ये फॉर्मूला आया था। n का मतलब क्या था, n का मतलब था अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, n का मतलब क्या था अल्फा प्लस बीटा। अगर मान लीजिए, अब देखिए थोड़ा सा याद रखिएगा जनरल फॉर्म, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर मान लो क्या कि n की वैल्यू अगर मान लो जीरो ऑर्डर हो, क्या हो जीरो ऑर्डर हो, जीरो ऑर्डर हो, मतलब जीरो ऑर्डर का मतलब क्या होगा n की वैल्यू क्या होगा जीरो होगा। तब बताओ k का यूनिट क्या होगा, अगर n की वैल्यू जीरो होगा तो k का यूनिट क्या होगा। देखो n की वैल्यू जीरो रख दो तो क्या आ जाएगा मोल पर लीटर का पावर क्या हो जाएगा 1 और सेकेंड इनवर्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ये हो जाएगा क्या k का यूनिट कब जब जीरो ऑर्डर हो। दूसरी बात करते हैं अगर फर्स्ट ऑर्डर हो, क्या हो फर्स्ट ऑर्डर, ये सब याद रखिएगा यूज होगा, ये निकालने आना चाहिए, बहुत आसान लगेगा जब आपको ये निकालने आ जाना चाहिए। तो किसी भी ऑर्डर का आप रेट कांस्टेंट का यूनिट निकाल सकते हैं, ठीक है, ये फार्मूला याद होना चाहिए। तो इनकी वैल्यू क्या होगा 1, मतलब इनकी वैल्यू 1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर, तो k का यूनिट क्या होगा n की वैल्यू यहाँ 1 रखोगे तो क्या होगा 1 माइनस 1 जीरो,
अब इसका पावर 0 तो क्या हो जाएगा 1, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा इसका आंसर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, उसी तरह थर्ड का मतलब सेकेंड ऑर्डर की बात करते हैं, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा 2, तो k क्या हो जाएगा अब बताओ। देखो यहाँ पर n 1 - 2, तो मोल पर लीटर का पावर क्या हो जाएगा -1, 1 में से 2 गया कितना -1, और यहाँ पर ऑलरेडी क्या है सेकेंड इनवर्स है। अब देखो ये तो पावर -1 ही रह जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर जाएगा तो इसका देखो 1/L मतलब लीटर और -1, और यहाँ पर क्या है सेकेंड इनवर्स। इसका देख लो मोल इनवर्स, अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस होगा ऑलरेडी, और माइनस का -1, तो ये क्या हो जाएगा बताओ मोल इनवर्स लीटर 1 और सेकेंड इनवर्स। ये कब होगा जब ऑर्डर होगा सेकेंड। थर्ड ऑर्डर की बात करें तो क्या होगा थर्ड ऑर्डर, सिमिलरली उसी टाइप से हम लिख देंगे। इनकी वैल्यू 3 हो तो क्या करेंगे कि अब इनकी वैल्यू 3 तो 1 - 3 तो क्या हो जाएगा मोल पर लीटर का पावर क्या हो जाएगा -2 और सेकेंड इनवर्स। तो हम इसी तरह लिखते हैं क्या मोल -2, यहाँ -1 था तो यहाँ -1 है, -2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 लीटर स्क्वायर और सेकेंड इनवर्स। उसी तरह आपको सिमिलरली लिख लेना है। ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए क्वेश्चन करा देते, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन आता है इस टाइप का। ठीक है, जैसे देख लो ये A से B यहां से प्रोडक्ट बन रहा है ना। पहले आप क्या करो इस क्वेश्चन को इसको नोट कर लो, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लो, हटा दो, ओके। अगर मान लो कोई रिएक्शन है A से B, यहां से प्रोडक्ट बना हुआ है ना, और क्या दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A दिया हुआ है मान लो 1, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू B दिया हुआ है मान लो 3 दे सकता है, 2 दे सकता है, 1 - 1 जो देना हो दे सकता है। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन ये पूछता है कि इफ कंसेंट्रेशन ऑफ A इज डबल व्हेन B इज कांस्टेंट। कहने का मतलब है कंसेंट्रेशन हम A का क्या करते हैं डबल और B का कांस्टेंट रखे हुए हैं, तो अब बताओ कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, है ना। दूसरा मान लो दिया हुआ है इफ concentration of A and B is trebled का मतलब क्या हुआ तिगुना कर दिए, ट्रिपल्ड होता है ना, कर दे ट्रिपल। अगर मान लो कि कंसेंट्रेशन जो है कंसेंट्रेशन A का हाफ कर दिया और A इज हाफ एंड कंसेंट्रेशन ऑफ B इज हाफ, और भी बहुत सारा इसका हम ले सकते हैं। तो बोलो कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन मान लीजिए पहले इसका आ जाएगा क्या R बराबर क्या आ जाएगा के ए। अब क्या दिया हुआ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन A का 1 और B का कितना दिया हुआ 3। तो क्वेश्चन बोला है कब इफ कंसेंट्रेशन ऑफ A इज डबल व्हेन B इज कांस्टेंट, ये 3 क्वेश्चन है। तब बोला है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कब जब हम कंसेंट्रेशन कभी बढ़ा देंगे कभी घटा देंगे कभी डबल कर देंगे कभी हाफ कर देंगे, तब क्या होगा कुछ इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है ना। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, या तो बोर्ड में हो या कोई भी नीट हो या जेई का पेपर हो वहां आता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लो, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ कंसेंट्रेशन ऑफ A इज डबल व्हेन B इज कांस्टेंट। हम क्या किए यहाँ पर A को क्या कर दिए डबल कर दिए और B को क्या कर दिए B जैसा ही रहने दिए, मतलब कांस्टेंट, उसको चेंज हम नहीं किए। तब बोल रहे क्या होगा
तब बता रहे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। देख लो कि इसको मान लो R1 और इसको मान लो, चलो R है तो ये R1 मान लो, तो A को क्या कर दे 2 है, इसका क्या हो जाएगा 1, और ये B और इसका क्या है 3। अब बताओ ये 2 का पावर 2 का पावर क्या 1, तो 2 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2K, और ये क्या हो गया A1 और B3। तब बताओ ये पहले जैसा है तो क्या हो गया R का मतलब पहले का ये R1 क्या हो गया दोगुना हो गया। हम बोल सकते हैं कि जो जब कंसंट्रेशन A डबल के B कांस्टेंट है तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो आएगा इसका पहले का क्या होगा दोगुना होगा। आगे समझ में। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B को ट्रिपल के मतलब 3 गुना कर दिया। कब A को भी तिगुना कर दिया गया है और B को भी क्या कर दिया गया तिगुना कर दिया गया। तब बोल रहा है कि R बताओ, तब बताओ यहाँ पुट कर दो, K तो रहेगा ही, A का वैल्यू क्या रख दो 3, यहाँ पर 1, ये 3B और यहाँ पर क्या रख दो 3। अब बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3 बाहर निकल जाएगा यहाँ से, और यहाँ से 3 तिहाई 9 तिहाई 27 बाहर निकल जाएगा, और ये K और ये क्या हो जाएगा A का पावर में 1 और B के पावर में 3। ये समझ में आया। ये क्या करना है पहले से कंपेयर करना है कि जो जब हम कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 तिहाई 81 के A1 और B3, ये क्या है R मतलब R है ये पहले का, तो 81 गुना क्या हो गया ये R2 मान ले हैं तो क्या हो गया 81 गुना पहले का ये बढ़ जाएगा। पहले अगर R था तो इसका 81 गुना जब बढ़ जाएगा, कब जब रेट ऑफ रिएक्शन हम कंसंट्रेशन A और B का 3 गुना कर देंगे तब। ये समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन क्या है थर्ड नंबर में। थर्ड में क्या है कि कंसंट्रेशन A को हाफ कर दिया गया और कंसंट्रेशन B दोनों को हाफ कर दिया गया, कंसंट्रेशन A इज हाफ एंड B। तीसरा में क्या है कि A भी हाफ है मतलब आधा हो गया, और B भी क्या है आधा हो गया। तब बोला जा रहा है क्या कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलो हम क्या कर लेते हैं K लिखते हैं और A की जगह क्या पुट कर देते हैं A/2 और पावर क्या 1, और उसी तरह B की जगह क्या रख दे B/2, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा 3। अब बताओ यहाँ पे क्या निकलेगा 1/2 निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा 1/2 का पावर क्या निकलेगा 3 निकलेगा, और ये K रह ही जाएगा, A के पावर में 1 है और B के पावर में 3 है। अब बताओ यहाँ से क्या होगा 1/2 का पावर 3, तो 2 तिहाई कितना 2 को 3 बार गुना करो तो कितना हो जाएगा 8, और 8 को 2 से गुना करो तो कितना होगा 16, और यहाँ पर वही रह जाएगा जो पहले का कंसंट्रेशन है। बात समझ में आ गया। तो ये कितना गुना कम हो गया, ये 16 गुना क्या हो गया कम हो गया, ये 16 गुना पहले से क्या हो गया कम हो गया इसका रेट ऑफ रिएक्शन। कब जब हम इसका कंसंट्रेशन क्या कर दिए हाफ कर दिए। ये क्वेश्चन आता